हेलो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जो कंटिन्यूटी में हमारा टॉपिक चल रहा है मार्केंसिया, तो मार्केंसिया में अब जो हमारे पास में टॉपिक है वो आ गया इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं फेजेस को, दैट इज स्पोरोफाइट, जिसे हम कहते हैं बीजाणुउद्भिद। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे बीजाणुउद्भिद। पिछले वाले टॉपिक से एक बार वापस आए, जिसमें हमने गैमेटोफाइट अवस्था में फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो रूपांतरण हुए थे उसको देखा था कि जो आर्चिगोनिया है वो आर्चिगोनिया कैसी हो चुकी है, इन्वर्टेड, और उसके इन्वर्जन के कारण अनेक संरचनाएं देखने को मिली ठीक है। तो ये कैसी हो गई, इन्वर्टेड। तो यहाँ दो चीजें हो गई हैं, जो पहले परिधि पे थी वो घूमती घूमती कहाँ गई, केंद्र पे। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो जो परिधि पे थी वो पहले नवीन थी, ठीक है। अब कैसी हो गई यहाँ पे, तो मैच्योर कहाँ गई, परिधि पे, क्योंकि ये घूमती घूमती कहाँ गई, यहाँ पे। एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो बन रही है, दीज आर रेज, रश्मियाँ, जो कैलिप्ट्रा नहीं, रिसेप्टिकल की जो आउटर मोस्ट लेयर थी, बंदे प्रकार की कोशिकाएं, वो विभेदित करके एक कोशिकीय मोटे एक झालर नुमा संरचना को बना लेती हैं। इसी झालर की वजह से ये बाहर से सारी की सारी जो आर्चिगोनियाज है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं एक तरीके से, और ये छतरी के नुमा संरचना के रूप में परिलक्षित हो जाती है। छतरी नुमा संरचना में क्या हो जाती है, परिलक्षित हो जाती है। दीज आर नॉन एज रेज, रश्मि। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे जो हम यूज में लेंगे वो है, यहाँ पे चारों तरफ क्या लिपट जाता है, एक झालर नुमा संरचना जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ये ग्रीन इन कलर से केवल ढकी हुई संरचनाएं मैं बता रहा हूं। दीज आर पेरिगाइनियम। पेरिगाइनियम्स की अगर अपन बात करें तो ये कहलाती हैं परिलिंग आवरण के रूप में कह सकते हैं। पेरिगाइनियम्स
पेरिकीटियम ये कहलाती हैं, हिंदी में अगर इनको लिखें तो परिलिंगाधानी आच्छद, शीत के रूप में होती हैं। परिलिंगा लिख सकते हैं या परिस्त्रीधानी आच्छद, एक अजीब से आवरण के रूप में पारदर्शी पतले झालर नुमा संरचना के रूप में ये होती हैं। इन्हें हम झालर भी कह देते हैं। झालर नुमा संरचना के रूप में आबद्ध रखती है और एक्चुअली में बोलें तो प्रारंभ में जब ये यंग स्टेज में होती हैं तो ये अवस्थाएं हमें दिखाई भी नहीं देती। इनकी अवस्था स्पोरोफाइट के डेवलप हो जाने के बाद या मैच्योर हो जाने के बाद ही इनकी संरचना हमें दिखाई देती है, वरना ये पूरी संरचना जो एक छतरी के नुमा संरचना के रूप में दबी रहती है, परिलक्षित होती है और इसमें से हमें ये गाइनोसियम्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते। तो ये है इनका डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसी संरचना में हम डेवलपमेंट करेंगे किसका, स्पोरोफाइट का। तो एक बार स्पोरोफाइट की संरचना को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ करी है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं गाइनोशियम की थी। तो अगर आप ढंग से देखें तो ये वही बेसल सेल है जो गाइनोशियम की बेसल सेल थी, ठीक है, जो कि एक तरीके से फुट का और आधार का कार्य कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन यहाँ की बात करें तो दैट इज स्टैक व्रंत। ये वही व्रंत है जो आर्चिगोनिया का व्रंत था, ठीक है। और ये जो जैकेट आपको दिखाई दे रही है दैट इज आर्चिगोनिया। हेलो, अरे मैं भूल गया, चलो ठीक है, भूल गया, भेजू क्या, मैं भूल गया था। अब ये जो स्पेशल चीज़ है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, सॉरी ये नहीं, दैट इज वेंटर जैकेट आर्चिगोनिया। ये हो गया आर्चिगोनिया का स्टैक व्रंत, और ये हो गया आर्चिगोनिया में वेंटर का जैकेट, जो कि अब कैसा हो गया है, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय। जबकि पहले कैसा था, एक कोशिकीय मोटा, केवल एक कोशिकीय मोटा था, क्लियर है। और ये अंदर की जो ल्यूमेन थी जिसके अंदर क्या था, oospore, और oospore के लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन की ये प्रथम अवस्था है जो कि 2n द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में अब अंदर चले, दीज आर पेरिफाइसिस या पेरिगियम, पेरिफाइसिस एंड पेरिजियम, और क्या नाम दिया था, कैलिप्ट्रा। इसको नाम दे देते हैं कैलिप्ट्रा। ये हो गया पेरीजीनियम, क्या नाम दिया था इसको, स्त्रीधानी आवरण, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, इस नाम को भी यहां से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। दैट इज कैलिप्ट्रा, जिसे हम क्या कह रहे थे, वेंटर जैकेट, किसकी, आर्चिगोनिया की, ठीक है। ये हो गए नाम पुराने। अब आइए नए नामों पे। नए नामों पे ये फर्स्ट सेल जो बेस है किसका, आर्चिगोनिया का जो बेस है, क्योंकि ये संरचना में कैसी दिखाई देगी, उल्टी। पहले हमने जो इसकी यंग अवस्था बनाई थी वो ये थी, दीज आर नेक, ये हो गया वेंटर कैनाल सेल, और ये हो गई थी हमारी एग सेल, और ये हो गया था व्रंत, ये हो गया था व्रंत, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में ये ढक्कन जो कि अब एक तरीके से नेक वाला पोर्शन तो कर दो पूरी तरीके से बंद, और ये यहाँ से कैसी हो जाती है, गोलाकार,
एंड दैट इज नॉट एग सेल, दैट इज जाइगोट, और जाइगोट से oospore फर्टिलाइजेशन में हो गया। और इसी फर्टिलाइजेशन के दौरान ये सब कुछ क्या हो गया, उल्टा, ये हो गया इस तरीके से। दैट इज 2n oospore, ये हो गया स्टैक, और ये चारों तरफ से हो गया। और जो इसका वो था ना रक्षी आवरण, वो क्या हो गया, बहुत मोटा, ये मोटा रक्षी आवरण हो गया, ठीक है। और ये जो नेक है ये पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, विलोपित कर दीजिए, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़त्म बात। अब क्या हो रहा है, दैट इज पोजिशन इज इनवर्ट, विलोपन, विपरीत, ठीक है, चेंज हो गया है। तो ऐसे में अब इसकी बेस क्या है, ये रही सतह, ये थी, और इसी सतह से ये oospore आके जुड़ जाएगा, और जुड़कर oospore में फर्दर विभाजन होगा, तब ये संरचना बनेगी। लेकिन जब ये इससे जुड़ा तो इसकी संरचना क्या हो गई, इन्वर्टेड, और जो ही ये प्रतिलोम के अंदर आई तो अब इसका बेस कहाँ है, ये रहा। अब इस कोशिकाओं में अगर विभाजन होगा तो ये जो कोशिका बनी 1, 2 और 3, तो एक बनाएगी फुट, एक बनाएगी सेटा, और एक बनाएगी कैप्सूल, ठीक है। तब ये चीज़ क्या हो गई, उल्टी। तो ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा, और ये हो गया कैप्सूल। तो यही चित्र हमने वहाँ पे बनाया है, क्योंकि नॉर्मल मैच्योरिटी पे आर्चिगोनिया के बेस या एक्सल सेल के डेवलपमेंट से पूरी संपूर्ण संरचना क्या हो जाती है, उल्टी, और ये फ्लास्क नुमा जो संरचना है आर्चिगोनिया की, ये क्या हो जाती है, इन्वर्टेड, उल्टी लटकी हुई पोजीशन में आ जाती है। तो हमें कैप्सूल भी उल्टा ही दिखाई देता है, जिस वजह से फुट ऊपर, स्टैक बीच में, और कैप्सूल जो है वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है। रिक्शिया के अंदर ऐसा नहीं होता, रिक्शिया में सीधा था, प्लस रिक्शिया में फुट और सीटा दोनों अनुपस्थित थे, केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा था, कैप्सूल। तो हम यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को हटा दें और केवल अब इसका नाम दें, केवल इसका नाम दे, तो इसके नाम के अनुसार ये तो हो गया फुट, पाद, ये हो गया स्टैक, या हम नाम देंगे सीटा, जिसको हम स्टैक को ब्रैकेट में डाल देते हैं, दैट इज व्रंत या तंतु, ठीक है। फुट का मतलब हो गया पाद, जो कि आधार से जुड़ा हुआ है, धसा हुआ है, इर्रेगुलर कंडीशन में। अगर आप यहाँ देखें तो कोशिकाएं संख्या में ज़्यादा है, लेकिन होमोजीनस टाइप की ही कोशिकाएं, इनके बीच में झिल्लियाँ पतली है और अंतरा कोशिका अवकाश नहीं है, और अनियमित रूप से ये व्यवस्थित है, अरेंज्ड है। फिर उन्हीं कोशिकाओं से लगातार खंभ जैसी कोशिकाएं बन रही हैं या घनाकार कोशिकाएं बन रही हैं, और ये बहुपंक्तिक है। अगर आप इसको देखें तो व्यवस्थित है, बहुत सारी पंक्तियों में है, बहुत सारी कोशिकाएं। तो यहाँ पे बहुकोशिकीय क्या बन रहा है, सीटा, और इसकी भी कोशिकाएं कैसी है, होमोजीनस है और स्ट्राइल प्रकार की है, और इससे ज़्यादा और हमको कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिख रही। अब इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट में दो टाइप की कोशिकाएँ बढ़ती हैं, जो परिधीय कोशिकाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं कैप्सूल, वॉल, या हम जैकेट भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल कहा जाता है, कैप्सूल भित्ति। तो ये जो हमें दिख रही है एक कोशिकीय मोटी, ये है यहाँ पे कैप्सूल भित्ति। कुछ स्पीसीज में ये द्विकोशिकीय या त्रिकोशिकीय मोटी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये केवल एक कोशिकीय मोटी आ रही है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, तो रिक्शिया से इसकी तुलना कर लीजिए। रिक्शिया में भी ये कोशिकाएं कैसी थी, स्पोरोजिनस टिश्यूज के रूप में थी, और वो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज वहाँ पे हमको देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे हमने दो टाइप की सेल्स को इसमें डिवाइड किया था। एक थी नर्स, और एक सेल्स हमने जो डिवाइड की थी वहाँ पे एक, और 2 नंबर पे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। नर्स सेल्स के लिए हमने कहा कि क्योंकि इसमें इलेटर जो थे एब्सेंट थे, इस वजह से हमने नर्स सेल्स को क्या कह दिया, न्यूट्रिएंट। ये केवल पोषण देती हैं और नष्ट हो जाती है। और स्पोर मदर सेल्स जो हैं वही अर्धसूत्री विभाजन करके स्पोर टेट्राड्स में डेवलप हो रही थी। लेकिन इन मार्केंसिया यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन आ रहा है कि ये नर्स सेल्स नहीं मिलती हैं, लेकिन नर्स सेल्स के समतुल्य या प्रीकर्सर्स के रूप में ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यहाँ पे एक तरीके से इलेटर मदर सेल
और ये इलेटर मदर सेल्स जो है वो यहाँ पे क्या कोड करती हैं, इलेटर्स बनाती हैं। इलेटर्स की अगर अपन बात करें तो ये पतली भित्ति युक्त इलोंगेटेड है और कभी कभी इनकी संरचना जो है इलेटर्स की वो कैसे हो जाती है, बहुकोशिकीय, लगभग 3 से 4 कोशिकीय संरचना भी इसके अंदर पाई जाती है। और इसी को हम और आगे फर्दर डेवलपमेंट में ले जाते हैं ब्रायोप्सिडा के अंदर, तो वहाँ पे इनकी साइज जो है वो बहुकोशिकीय प्लस शाखित भी देखने को मिल जाती है। दूसरा इनके ऊपर जो है वो स्पाइरल डिपोजिशन, ये इसकी विशेषता है। स्पाइरल का मतलब हो गया सर्पिलाकार, या अगर अपन बात करें तो रेटिकुलेट टाइप में। तो ये स्पाइरल जो है वो इनके ऊपर क्या मिल रहा है, डिपोजिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हमें अत्यधिक कठोर और जल प्रतिरोधी, तो एक कोशिकीय है, केंद्रक इसमें होगा नहीं, जीवद्रव्य इसमें होगा नहीं, कि क्या बोलते हैं स्टोरेज इसमें होगा नहीं, ल्यूमन इसमें है नहीं, ठोस संरचनाओं के रूप में मान लीजिए, कभी कभी खुली संरचनाओं में, और इनकी जो भित्ति है उसके ऊपर मिलता है स्पाइरल डिपोजिशन। तो एक तरीके से जल अवशोषण का कार्य करती है और मैच्योरिटी पे एक तरीके से डेसिसिएशन मतलब जल का ह्रास करके ये प्रकीर्णन में या विस्फोटक के रूप में जो है काम करते हैं। दीज आर इलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इलेटर्स के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनकी भित्ति के ऊपर जो है वो डिपोजिशंस है। इलेटर्स जो कि एक्चुअली में बात करें तो 2n संरचना के रूप में यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है। और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर स्पोर टेट्राड्स, और ये n के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और यही गैमेटोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है या गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाती है। स्पोरोफाइट टेट्राड्स। और क्या बच गया इसमें, बस इतना ही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट कैप्सूल क्लियर है, ये यहां पे हो गया। अब हम आते हैं इसके डेवलपमेंट पे। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी।
डेवलपमेंट स्टेजेस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि ये जितनी भी संरचना है, जैसे कि पेरिगाइन की बात कर दे, पेरिकीटियम की बात कर ले, या कैलिप्ट्रा की बात कर ले, या रेज की बात कर ले, तो ये एक एक्स्ट्रा अतिवृद्धियों के रूप में है और इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, तो इसको हम लास्ट में समझा देंगे। पहले हम डेवलपमेंट स्टेज केवल और केवल किसकी बात कर लेते हैं, स्पोरेंजियम की, दैट इज स्पोरेंजियम। मतलब इस पूरी संरचना की हम बात करें ये यहाँ से, दैट इज तो स्पोरेंजियम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कितने भागों में बटी हुई है, 3 फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। रिक्शिया के अंदर ऐसा नहीं है, केवल और केवल क्या मिल रहा है, कैप्सूल, और उस कैप्सूल में इलेटर्स भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट पे सबसे पहले किसकी, oospore की। ठीक है, oospore के अंदर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है कौन सा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप हमें 2 सेल्स मिलेगी, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, जो अब यहाँ पे ऊपर और नीचे में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे संरचना कैसी है, उल्टी, तो जो भी कोशिका बाहर की तरफ बनेगी और एक कोशिका अंदर की तरफ बनेगी, तो यही चीज अगर सीधी होती तो नीचे वाली कोशिका में ऊपर लगती। तो एक्चुअली में यहाँ पे उल्टा हमको समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये गायनोसियम यूं होता और ये होता oospore, तो जो ही विभाजित होती तो ये अपर कहलाती और ये लोअर कहलाती। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ होगा, यहाँ पे भी ये रहा गायनोसियम, ये रहा oospore, ये जो ही विभाजित होगी दैट इज अपर, बाहर की तरफ, तो ये रहा अपर। ठीक है, और लोअर को कोशिका किसको कहेंगे, जो कि स्टैक की तरफ है, दैट इज लोअर। तो लोअर वाली अपर जो कोशिका है दैट इज एपी, और जो लोअर वाली कोशिका है वो है हाइपो। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें संरचना उल्टी लटकी हुई दिख रही है तो यहाँ पे हम इसको बेस मानते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये नीचे चिपका हुआ है आधार से, तो आधार से चिपका हुआ है, तो इसके वृंत की ओर अर्थात गायनोसियम के वृंत की ओर की जो कोशिका है वो कहलाएगी हाइपो, और जो साम बाहर वाली कोशिका है जिसे हम अपर कह रहे हैं उसको हम बोलेंगे एपी। इसलिए यहाँ पे अपर और लोअर की जगह हमने हाइपो, अधो, और एपी का मतलब अधि कोशिका के रूप में नाम में लिया है। क्यों, जो कि इधर की तरफ है, वरना अगर हम अपर और लोअर की बात करें तो जो नीचे की तरफ बाहर की कोशिका कटेगी वो हमें नीचे दिखाई देगी, किसकी, बेसल की तुलना में। तो वो जो बेसल कोशिका है दैट इज हाइपो बेसल, सेल, और ये हो गया एपी बेसल सेल। हाइपोबेसल को अगर हम लिखना चाहें तो हाइपो का मतलब होता है अधो, अधोधर, अधोधर, धर का मतलब है बेसल, अधोधर कोशिका, और ये हो गया अधि धर कोशिका, ये हो गया अधोधर और वो हो गया अधिधर कोशिका। ठीक है, अब हाइपोबेसल सेल हो गई, एपीबेसल सेल हो गई। अब हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल के बाद अब होने वाले विभाजनों को एक चीज में समझना, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल रहा है। ये देखिए, एक स्पीसीज की हम बात करें तो इसके अंदर ये हो गया ट्रांसवर्स विभाजन, जिसको हमने कह दिया हाइपो, दैट इज हाइपो, और ये हो गया एपी बेसल, एपीबेसल, हाइपोबेसल। क्लियर बात। अब इसी विभाजन में अगर हम एक और विभाजन कर दें ये वाला, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे कितनी कोशिकाएं मिल गई हैं, 4, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से क्वाड्रेंट।
क्लियर। अब इन क्वाड्रेंट सेल्स में अगर हम बात करें तो कुछ स्पीसीज में ऊपर की दोनों कोशिकाएं कैप्सूल, ये कोशिका फुट और ये कोशिका सीटा को डेवलप करती है। कुछ स्पीसीज में नीचे की दोनों कोशिकाएं फुट को डेवलप करती हैं, ऊपर की एक कोशिका जो है दाएं तरफ की वो सीटा को डेवलप करती है, बाएं तरफ की जो कोशिका है वो कैप्सूल को डेवलप करती है। वहीं एक डिवीजन हमने कौन सा दिखाया, ये रहा एक, ठीक है, जिसकी वजह से एपी और हाइपोबेसल बन गई, ठीक है। अब वहीं अगर अपन पॉलीमॉर्फा की बात करें तो उसमें एक और ट्रांसवर्स कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या बन गया, मीजोबेसल। लीजिए बात ही खत्म। तो ये अलग अलग स्पीसीज में एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार कभी कभी अलग अलग जो है वो देखने को मिलता है डिवीजन टाइप। तो अगर हम यहाँ बात करें तो शायद सीधे सीधे ये बनाता है कैप्सूल, ये बनाता है सीटा और ये बनाता है फुट। बात ही खत्म हो गई, क्लियर। अब कैप्सूल वाली सेल में अलग डिविजन्स हैं, सीविटा के अलग डिविजन्स हैं और फुट के अलग डिविजन्स हैं। रिक्शिया के अंदर केवल और केवल एपीबेसल सेल जो है वो सब कुछ बना देती है, और हाइपोबेसल सेल जो है वो भी कैप्सूल के डेवलपमेंट में काम में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या कर लेते हैं, एक वर्टिकल, ये वाला, इसमें भी कौन सा, वर्टिकल, ये वाला। तो इसके कारण नीचे भी दो कोशिकाएं, ऊपर भी दो कोशिकाएं। इस वर्टिकल डिवीजन की वजह से दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट स्टेज, चतुष्क। चतुष्क अवस्था आ गई। अब ये जो चतुष्क अवस्था हमको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे जैसे हम पॉलीमॉर्फा की बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्केंसिया में, और उसी को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चतुष्क कोशिका बन रही है। इन समकोण स्वरूप के कारण जो ऊपर की दो कोशिकाएं हैं, तो यहाँ ढंग से देखिए, हाइपोबेसल सेल जो है उससे दो सेल्स जो बनी थी, ठीक है, वन सेल और ये हो गया सेकेंड सेल। तो एक सेल जो है वो यहाँ पे डेवलप कर रही है बाय फर्दर डिवीजन। किसको डेवलप कर रही है, फुट को। अनियमित विभेदन करेगा, मृदुत की कोशिकाएं बनेंगी, होमोलोगस कोशिकाएं बनेंगी, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फुट का आकार अनियमित होता है। ये आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मात्र आर्चिगोनियल जो बेस है या उसकी जो सतह है उसमें धंसा हुआ होता है। एडेशन के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए उसी से संलग्न होता है, उसी से न्यूट्रिएंट लेता है और उसी से जुड़ा हुआ रहता है, पेंडुलम की तरह उल्टा लटका हुआ, दैट इज फुट। तो फुट की कोशिकाएं एक समान हैं जरूर, लेकिन व्यवस्थित नहीं होती है। उसकी संरचना जो है वो इर्रेगुलर है, उसमें काफ़ी हिस्सा उसका धंसा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ भी दिखाई दे जाता है। और कुल मिला के अगर अपन यहाँ कहें तो ये आर्चिगोनिया का सतह बनाता है या बेस संरचना बनाता है। केवल इतना सा हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, फुट। ज़्यादा हमको लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिकाएं कैसी हैं, 2n, क्योंकि किससे बन रहा है ये अभी तक, जायगोट से। जायगोट मतलब oospore से। तो इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होंगी, कोशिकाएं, सेल्स आर डिप्लॉयड, सेल्स आर डिप्लॉयड, 2n। एक चीज। दूसरी बात अगर अपन बात करें
तो कोशिकाओं का अरेंजमेंट इर्रेगुलर, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, अनियमित व्यवस्थित होती हैं, कोई फिक्स रूपरेखा या आकार जो है वो इनका दिखाई नहीं देता। अब टू नहीं लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, दैट इज सेकंड सेल्स, या दो कोशिकाएं बनी थी दाएं बाएं मान लीजिए जैसा भी है, तो एक कोशिका से बन गया फुट, दूसरी कोशिका जो है वो यहाँ पे करेगी फर्दर डिवीजन। अब डिवीजन कौन से करेगी? दोनों, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल या वर्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिविजन्स जो हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। और इन डिविजन्स के शो करने से यहाँ पे क्या होगा, ये बनाएगा सीटा। अब सीटा कैसा है? मल्टी सेल्यूलर एंड मल्टी लेयर, बहुकोशिकीय भी है और बहुपर्तीय भी है, लेकिन कैसा है? व्यवस्थित। इसकी संरचना कैसी है? व्यवस्थित है, घनाकार कोशिकाएं मली हुई हैं। अब सारी कोशिकाएं कैसी हैं? सेम इसी की तरह, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए सारी कोशिकाएं कैसी हैं? टू एंड डिप्लॉइड्स, द्विगुणित। और कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो अरेंज पोजीशन में है, एक व्यवस्थित रूप में है, अर्थात एक वृंत, लेकिन जटिल बहुकोशिकीय बहुस्तरीय वृंत के रूप में परिलक्षित होता है। और ये फुट और कैप्सूल, या सिंपल भाषा में अगर अपन कहें तो कैप्सूल को फुट से जोड़ने का कार्य करता है और ट्रांसपोर्टेशन का या संवहन का कार्य करता है। यहाँ पे तो इतना ही। इसका आकार छोटा होता है, बहुकोशिकीय होता है, लेकिन आकार क्या होता है? छोटा। अब एक चीज़ समझना, क्या है इसका मेन फंक्शन? जब यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, टेट्राड डेवलप हो जाएंगे, लेटर्स डेवलप हो जाएंगे, और जो ही विमोचन का समय आएगा उस वक्त, क्योंकि अगर आप ढंग से देखिए तो देखिए पेरीफाइसिस, जिसे हमने पेरिगियम नाम दिया है, पेरिकीटियम नाम दे दिया, रेस सेल्स, और ये क्या डेवलप हो रहा है? कैलिप्ट्रा, मतलब चार आवरणों से ढकी हुई संरचना, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, जो कि हमें बाहर से कभी भी दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर? तो ऐसे में अब क्या होगा, या तो हम इन कैलिप्ट्राज को रैप्चर करें तब इनका विमोचन होगा। तो ऐसे में क्या होता है, एक यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। ये हो गया कैलिप्ट्रा, ये हो गया क्या बोलते हैं पेरिफाइसिस, और ये हो गया इसका मतलब खुद का ही डेवलपमेंट। ये यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स हैं और इसके अंदर ये दैट इज फुट, सीटा, और ये हो गया कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल, ये इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर है? अब ऐसे में क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो सीटा है ये इसके अंतिम अवस्था में, जब डेवलपमेंट की अंतिम अवस्था होगी तो सीटा बहुत तेजी से, प्रारंभ में अगर आप देखें तो हमने बहुत छोटा सा बना रखा है यंग में, लेकिन मैच्योरिटी में ये सीटा की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, दीर्घित भी होती हैं और विभाजित भी होती हैं, जिसके फलस्वरूप इसका सीटा इतना लंबा हो जाता है कि ये चारों आवरणों को तोड़कर ये इस सतह से बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। तो हमें ये कैप्सूल्स, इसकी मैच्योरिटी और डिस्पर्सल स्ट्रेटजी जब आती हैं, या जब इनका एक तरीके से विमोचन का समय जब आता है, तब ही हमें कैप्सूल्स जो है वो इनमें नीचे की सतह से दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम आर्चिगोनियोफोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये व्रंत इनके एक तरीके से मैच्योरिटी पे एक डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो भाग है या अदा करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो फुट एडेशन का काम कर रहा है और सप्लाईज, न्यूट्रिएंट सप्लाईज कंप्लीट कर रहा है। सीटा की हम बात करें तो मध्यस्थ का कार्य कर रहा है, कैप्सूल को सपोर्ट दे रहा है, कैप्सूल को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है, और मैच्योरिटी पे और कैप्सूल के विस्फोटन के समय जब यहाँ पे एंथोजोइड्स बाहर निकलेंगे तब ये कैप्सूल को इस पूरी की पूरी चारों लेयर से बाहर निकालने में सहायक होता है। अब आ जाइए अपर सेल्स पे। अपर सेल्स की अगर अपन बात करें तो अपर सेल्स ये रही दोनों एपिवेसल सेल्स, जो कि हम पॉलीमॉर्फा की बात कर रहे हैं। तो ये जो दो सेल्स हैं
ठीक है, ये दो सेल्स लगातार यहां पे विभाजन करती हैं, ठीक है, और कोशिकाओं का क्या बना लेती हैं, मास। कोशिकाओं का गुच्छ बना लेती है, विभाजित होकर कोशिकाओं का क्या बना लेती है, मास। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, सामान्यतः घनाकार व समव्यासी, आइसोडायमेट्रिक टाइप सेल्स, ठीक है, और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश जैसी कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ये हो गया। अब इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन से अब एक विशेष प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है, कौन सी, बाहर वाली सेल्स में, जिसको हम बोल सकते हैं रेडियल, पेरिक्लिनल, या एक तरीके से लॉन्गिट्यूडल, अनुदैर्ध्य। रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। रेडियल का मतलब हो गया अरीय और लॉन्गिट्यूडल का मतलब हो गया अनुदैर्ध्य। रेडियल अरीय और अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो रेडियल और लॉन्गिट्यूडल जो डिविजन्स हैं, जिसकी वजह से दो टाइप की सेल्स हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। एक सेल जो परिधि की ओर कटेंगी उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल सेल्स, और जो केंद्र की ओर कटेंगी उनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स या एक्सियल सेल्स। लेकिन यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या पहले ही ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इन्हें पेरिफेरल भी कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात और कर रहे हैं, अगर हम लेयर्स की बात करें, जैसे किसी चीज़ में लेयर्स की, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये हमने एक तरीके से जूलॉजी वाली टर्म्स को यूज में ले लिया। उसी चीज़ को हम अगर स्पोर्स की बात करते हैं तो उनको बोल देते हैं एक्साइन, मीजाइन, इंटाइन, ठीक है, बाह्य चोल, मध्य चोल, अंतः चोल, इसी तरीके की लेयर्स के रूप में। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनको हम बोलेंगे थीसियल। थीसियम का मतलब, थीसिया का मतलब होता है परत या लेयर। तो जैसे अगर हम बात करें तो दैट इज एपीथीसिया या थीसियम, दैट इज मीजोथीसियम, दैट इज एंडोथीसियम। बात खत्म। तो हमारे पास में दो टाइप्स हैं, एक हम पेरिफेरल नाम दे सकते हैं और एक हम नाम दे सकते हैं एपीथीसियम, और इसको हम नाम दे सकते हैं एंडोथीसियम। अंतः परत और ये हो गई बाह्य परत। दो प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इन कोशिकाओं में फर्दर डिवीजन से कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होती हैं, और बाह्य थीसियम में केवल और केवल एंटीक्लिनल विभाजन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे वेंटर पे जैकेट को चढ़ाया था, सेम उसी तरीके से। तो कौन सा, एक तरीके से अनुप्रस्थ के समान ही है लेकिन अलग डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लिनल, दैट इज एंटी क्लिनल। और एंटी क्लिनल डिवीजन की अगर हम बात करें, देखिए इन तीनों डिविजन्स में अंतर है। अगर हम सीधे सीधे कहें तो चीज एक ही है। कौन कौन सी, जैसे कि हम यहाँ पे तीन नाम दे दें, पेरी क्लिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड वर्टिकल। ये चीज एक ही है लेकिन इनके तल अलग अलग हैं, समझने में फ़र्क है। हम इसे 3D डायग्राम से समझ सकते हैं, एक तरीके से हम इसे 2D डायग्राम से समझ नहीं सकते। हल्का सा हम यहाँ पे देखते हैं, दो चीज़ देखिए, अगर इसी चीज़ को मैं ये काट दूँ, क्लियर है, ठीक है, या फिर मैं साइड से काट दूँ जो आपको दिखाई नहीं देगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडियल,
क्लियर है। इसी तल के लिए अगर हम कोई चीज़ आडी पड़ी हुई है और उसको इसी तल में हम काट देते हैं, दैट इज उसका वर्टिकल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडल और वर्टिकल सेम पोजीशन में, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, पेरिक्लिनल डिवीजन की, तो दोनों में फ़र्क है। पेरिक्लिनल से मान लीजिए मैंने इसको जो ही साइड में से काटा, तो अगर मैं हल्का सा टिल्ट करूं तो आप देख सकते हैं दो परतें हमें दिख गई, एक आपको लाइट कलर में दिख रही है, एक डार्क कलर में दिख रही है, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे चिपकाऊं तो ये अंदर की परत होगी जो डार्क कलर की दिख रही है, ये बाहर की परत होगी, तो दो कोशिकीय मोटी हो गई परत। अब यहीं पे एक और पेरिक्लिनल डिवीजन कर दीजिए जिसकी वजह से एक परत और हो गई, तो किसी भी चीज़ का छिलका या आवरण जो है वो कितना हो गया, 3 कोशिकीय मोटा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आवरण है जिसको हम कह रहे हैं कैप्सूल वॉल, लेकिन आप चित्र में देख सकते हैं कि कैप्सूल वॉल कैसी है, केवल एक कोशिकीय मोटी। इसका मतलब पेरिक्लिनल डिवीजन तो नहीं होगा। क्लियर है। अब आइए दूसरे सेगमेंट पे। दूसरा सेगमेंट हमारा कहता है, इन सारी चीज़ों को हटाएंगे यहाँ से, बस समझने के लिए था। दूसरा सेगमेंट हमारा कहता है एंटीक्लिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है, एंटीक्लिनल एंड ट्रांसवर्स। अब एक चीज़ को देखिए, ट्रांसवर्स विभाजन होता है इसी के अंदर ही ये वाला, ये विभाजन कर देंगे तो हमको 2 कोशिकाएं मिल गई, एक और ये 2, ठीक है। ये मैंने विभाजन कर दिया अंगुली से, तो हमें एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये एंटीक्लिनल क्या होता है, तो एंटीक्लिनल भी सेम ही है, लेकिन इसी विभाजन का तल बदल दीजिए। तल बदलेगा कैसे, ये विभाजन होगा, लेकिन ये विभाजन एक तरीके से जब हमने ये वाला विभाजन किया था तो एक परत अंदर और एक परत बाहर बन रही थी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसी विभाजन को हम इस डायरेक्शन में कर दें तो हमको ये 2 कोशिकाओं के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गई 2 कोशिकाएं। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे क्या कर लिया, लेयर्स बढ़ा लिए। तो ये एक कोशिका थी, हमने विभाजन किया, ये 2 कोशिका हो गई, और विभाजन किया 3 कोशिका हो गई। क्लियर है। तो अगर आप ढंग से देख रहे हैं इस चीज़ को तो दैट इज एंटी, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये इस तरीके से, तो कौन सा हो रहा है, एंटीक्लिनल विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से कोशिकाएं केवल चपटी एक आवरण के रूप में ही परिलक्षित हो रही हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं रही हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैप्सूल वॉल। क्या बना लिया इसने, कैप्सूल वॉल, कैप्सूल की भित्ति बना ली है एक कोशिकीय मोटी। एक कोशिकीय मोटी केवल, इससे ज्यादा और ये नहीं है। अब आइए एंडोथीसियल सेल्स पे। एंडोथीसियल सेल्स के लिए मैं थोड़ा सा ये हिस्सा मिटा देता हूं ताकि हम इसको ढंग से लिख सके, समझ में भी आ जाए। थीसियम कर देते हैं। एंडोथीसियम सेल, एंडोथीसियम के लिए हम यहाँ पे शब्द यूज में ले सकते हैं अंतः, एक तरीके से सतह या अंतः परत या अंतःथीसियम परत के रूप में हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। अब इस कोशिका में क्या हो, अंदर की तरफ की कोशिकाएं हैं, तो अब इनके अंदर फर्दर डिवीजन होता है ये और ये। एक्चुअली में अगर हम समझें तो ये कोशिकाएं जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा ऑक्टेंट बना था 1 2, ठीक है, इसमें और कोशिकाएं बांट लीजिए, ये लीजिए, ये हो गई थी, ये हो गई थी, ये हो गई थी और ये हो गई थी। क्लियर है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब हमने क्या किया, परिधीय कोशिकाओं को काट दिया रेडियल लॉन्गिट्यूडल से, तो जिसके वजह से ये तो हमारी बन गई थी एपीथीसियल,
और ये अंदर की कोशिकाएं हम कह रहे हैं एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम कोशिकाएं जो बटी, तो ये कोशिकाएं अब विभाजन करती हैं लगभग 4 से 5 बार, जिसकी वजह से डिवीजन। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कोशिकाएं जो हैं ये बारंबार विभाजित होती रहती हैं और इनकी जो सबसे अंतिम कोशिका अवस्था बनती है, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से एंड्रोगोनियल टिश्यूज। इसकी अंतिम कोशिकाओं को हम क्या नाम दे दें? एंड्रोगोनियल टिश्यूज। एंड्रो क्यों नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे स्पोरोजीनस, क्योंकि स्पोर बना रहे हैं ना, तो इनके विभाजन से स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यूज। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, ये यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाओं में परिलक्षित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। एक हमारे यहाँ पे बदल जाएगा किस में? क्योंकि नर्स सेल्स के प्रिकर्सर्स के रूप में आ रहे हैं। रिक्शिया में नर्स सेल्स मिल रही थी, यहाँ पे हम उनको नाम देंगे प्राइमरी या प्राइमरी इलेटर सेल्स, जो कि आकार में छोटी होंगी और कैसे हो जाएंगे? स्टेराइल, बंदे प्रकार के होंगे। दूसरा अगर अपन बात करें तो प्राइमरी इलेटर्स की जगह अब हम किस में आ जाएंगे? स्पोर मदर सेल्स या स्पोरोजीनस टिश्यूज भी हम कहते हैं। दीज आर फर्टाइल। अभी तक दोनों ही कोशिकाएं कैसी हैं? 2n और 2n। सभी कोशिकाएं अंदर की तरफ कैसी है? 2n। और यहाँ पे एक एंड्रोजीनस टिश्यूज के रूप में एक तरीके से हमने परिलक्षित कर दिया, जिसे स्पोरोजीनस टिश्यूज कह रहे हैं या मदर सेल्स में कह रहे हैं, और एक को हम कह रहे हैं इलेटर मदर सेल्स, मतलब प्राइमरी। अभी मदर सेल्स में ये डिवाइड नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया, ये बना लिया, जैकेट बना लिया। अब अंदर की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो ये जो इलेटर मदर सेल्स हैं ये अब विभाजित नहीं होंगी, और ऐसे में ये सेल्स जो हैं वो विभाजित नहीं होकर और फाइनली क्या बना देती हैं? क्या बोलते हैं? इलेटर मदर सेल्स, और इनमें अब कोई विभाजन नहीं होगा और इलोंगेटेड होकर ये क्या बना लेती हैं? इलेटर। और प्रत्येक इलेटर जो है वो कैसा है? 2n कंडीशन है, एक कोशिकीय है, केंद्रक इनमें हासित है, ल्यूमेन जो है कभी कभी पाई जाती है, वैक्यूल शुरू में होती है, बाद में नहीं है, कोई रिजर्व फूड क्लोरोप्लास्ट ऐसी कोई संरचना नहीं है, इनकी भित्ति के ऊपर स्पाइरल डिपोजिशन है। ये एक तरीके से कठोर संरचना के रूप में है, जो कि जल अवशोषित करके और क्या बोलते हैं, एक स्प्रिंग के समान या एक टेंस स्प्रिंग के समान कार्य करती हैं, जो कि स्पोर्स के विमोचन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया है? इलेटर्स बना दिया है। ठीक है, दीज आर इलेटर सेल्स, जो कि फर्टाइल नहीं होती है। दूसरी तरफ हम चलें तो ये जो प्राइमरी स्पोर मदर सेल्स थी या स्पोरोजीनस टिश्यूज थी, दीज आर नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यूज, और ये कहलाती हैं स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये कहला रही है स्पोर मदर सेल्स एंड दीज आर फर्टाइल, और कैसी हैं? 2n है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब जो विभाजन